तारक साहब उनको बड़ा दिल दिखा के उनके घर मेहमान के तौर पर गए थे, बुलाया भी था। रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए था, यानी कि इसने तो बुरा कर ही दिया था, बोल ही दिया था, लेकिन वो चाहते एक मिनट उनको चाहिए था कि इनको जवाब अच्छे से देकर भेजते, बिलावल को समझाते। तो इंडिया ने बड़ा अच्छा क्लियर किया कि भाई देखें, हमें कोई इतना इशू नहीं है आपके साथ ट्रेड करने में या क्रिकेट में, मतलब बट हमारे दो तीन ना वो एक मुद्दे हैं जो उसमें मेन था टेररिज्म है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान मिलते हैं तो यूएसए की चुतराहट खत्म, चाइना की चुतराहट खत्म। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है सईद मुजम्मिल की, जो कि पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट हैं। आप लोगों को पता होगा, उनकी पहले भी वीडियो मैंने डाली है। तो आज उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बोला है कि भाई क्या ये भारत और पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत है, और दूसरा कि एससीओ और जयशंकर जी जो पाकिस्तान गए थे, या जो एससीओ पाकिस्तान में हुआ था उससे रिलेटेड उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो क्रिकेट वाला टॉपिक आप लोगों को पता है कि जब से जयशंकर पाकिस्तान गए हैं बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, चाहे मीडिया पे देख लो, चाहे मतलब सोशल मीडिया पे देख लो, हर जगह डिस्कस हो रहा है। और खासकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये डिस्कस हो रहा है कि भाई जयशंकर आ गए हैं तो पाकिस्तान मतलब इंडियन क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तो देखते हैं ये क्या बोलते हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और इनको मतलब कि पाकिस्तान के तो बहुत कम लोग सुनते होंगे शायद, क्योंकि ऐसे लोगों को वहां पसंद कम किया जाता है। तो इनका मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा होता है, इंडिया में भी काफी लोग देखते हैं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले साल जब हिंदुस्तान में गोवा के अंदर एक एससीओ की ही वज़राए ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर 12 साल बाद एज अ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर गए थे। यानी कि कोई भी पाकिस्तान का इस लेवल का जो डिग्नेटरी है वो 12 साल बाद हिंदुस्तान का दौरा कर रहा था। इसी तरह इस साल भी एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में स्केजुअल्ड थी, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और पहले एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद भारत बहुत सी इवेंट्स का बॉयकॉट कर चुका है रिसेंटली पाकिस्तान में, तो इस बार भी ऐसा ही हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। और ये खुशाइंद बात थी कि जयशंकर साहब जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो 9 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। यानी कि पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर 9 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर आया। एससीओ का जो इजलास था, आपको मालूम है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 9 फुल मेंबर्स पर मुनहसर है, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, रशिया और चाइना है। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में यूएनओ के बाद अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है जो कि दुनिया भर के 44% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 44% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रहती है। इसके अलावा परचेजिंग पावर की टर्म्स में 36% जीडीपी दुनिया का इन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मैसिव रीजन। और ये अलायंस भी अपनी तर्ज में सिर्फ एक ही है जो कि इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दें इससे पहले कि जयशंकर साहब ने क्या कहा, क्रिकेट पर क्या बात हुई, और पाकिस्तान और भारत की टॉक्स हुई या नहीं हुई उस पर बात करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएस इन्फ्लुएंस जो है दुनिया में, जब वो बायपोलैरिटी के दुनिया से कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और उसके बाद में यूनिलैटरल पावर बन के यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज किया, तो हमने ये देखा कि बहुत से रिजर्वेशंस थे, चीन को भी थे, रूस को भी थे। इसीलिए वो सीख कर रहे थे कि रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज किया, जिसमें एलाइड कंट्रीज़ को विक्ट्री मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर बनाया ही इस तरह से कि एक तो डेमोक्रेटाइजेशन हो, दूसरा फ्री ट्रेड हो, उनके बैंक्स को भी सपोर्ट मिले, डब्ल्यूटीओ की रेगुलेशंस भी आएँ, आईएमएफ भी ऑपरेट करे, वर्ल्ड बैंक भी ऑपरेट करे। तो इस सारे सेटअप में चाइना और रशिया ये फील करते हैं कि ये सारा ग्लोबल ऑर्डर दरअसल यूएस को फेवर करने के लिए बनाया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को फेवर करने के लिए बनाया गया। बेशक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चीन और रूस को मिली, लेकिन अगर आप ये भी कहें कि दुनिया भर के तमाम ममालिक यूएन के प्रीएम्बल के लिहाज से बराबर हैं, मगर एक वीटो की ताकत एक तरफ और सारी दुनिया के फैसले एक तरफ, तो कहा यह गया कि एससीओ की तरह की ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचरिस्टिक हैं और वो ये सोच रही हैं कि हमने किसी दिन इस ग्लोबल ऑर्डर को, जो कि बड़ा प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका है, इसको काउंटर करना है।
तो 2001-2 में शंघाई ग्रुप SCO बनता है। 2005 में अमेरिका इसकी ऑब्जर्वर मेंबरशिप क्लेम करता है, अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाती है। 2005 के अंदर ही SCO की तरफ से ये कहा जाता है कि जितने SCO कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, यूरेशियन रीजन में, यहाँ से US फोर्सेस निकल जाएं। तो US बड़ा हॉस्टिलिटी फील करता है कि ये अलायंस तो बनी हमारे खिलाफ रही है। इसके बाद जाके ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है कि यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स ये कहते हैं कि ये एंटी नेटो अलायंस है। उसकी वजह ये है कि रूस भी मिलिट्री डिज़ाइंस रखता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है, और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री कोऑपरेशन SCO का मेन फीचर होना चाहिए। जॉइंट ड्रिल्स भी होती हैं चीन और रशियन मिलिट्री की, और इसके साथ साथ ट्रेड कोऑपरेशन की भी बात होती है। पाकिस्तान ने भी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंडर ये बात की थी कि डॉलर टर्म्स में ट्रेड करना बंद करना चाहिए, रीजनल करेंसीज में ट्रेड होनी चाहिए। तो आपको तो पता है कि दुनिया का सारा ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर डॉलर टर्म्स में ही ऑपरेट करता है आफ्टर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो वो भी US एक थ्रेट फील करता है इससे। तो इसीलिए SCO को यूरेशिया की नेटो कह सकते हैं। बहुत से लोग ये बात करते हैं, बहुत से लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं, बट ये उस लेवल तक जाती है या नहीं ये वक्त बताएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए US रिस्पांस की, जो कि पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैथ्यू मिलर जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, पाकिस्तान का राइट है कि वो किसी भी अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। अब ये मज़ाका खेज़ बात है कि US ये कह रहा है कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का ख्याल करना चाहिए, बट इस रिस्पॉन्स से आपको आइडिया होता है कि US इज स्केप्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास था, इसमें हुआ क्या, अब इस पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डेलीगेशन रशिया से आया, हिंदुस्तान का डेलीगेशन भी आया, जयशंकर साहब आए, उनका वेलकम किया गया नूर खान एयरबेस पे, और शहबाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया, स्पीच भी की उन्होंने। लेकिन उससे पहले हम उनकी स्पीच के कंटेंट को डिस्कस करें। 8 स्पेसिफिक अग्रीमेंट साइन हुए। इन 8 अग्रीमेंट्स में से जो सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें रीजनल काउंटर टेररिज्म की बात थी, प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ पॉलिसी फॉर्मेशन की बात थी, यानी कि WTO जब सैंक्शन लगा देता है, यूनिलैटरल सैंक्शन लगा लेता है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये कहा कि हमें कोई फ्रेमवर्क, कोई ऑप्शन बनानी चाहिए कि हम उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर अनजस्ट है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। साथ साथ UN रेजोल्यूशंस की सपोर्ट करने की भी बात की गई। ऐसा भी नहीं है कि वो खुल के कहते हैं कि हम UN के अगेंस्ट हैं। इनफैक्ट 2023 के अंदर UN में एक रेजोल्यूशन आई थी जिसके तहत ये कहा गया कि SCO और UN के दरमियान कोऑपरेशन होनी चाहिए। सारी दुनिया ने वोट कर दिया, 2 कंट्रीज़ ने उसके खिलाफ वोट दिया, इसराइल ने और अमेरिका ने। इससे आपको पता चलता है कि कौन कहाँ पर लाई करता है। जहाँ तक ताल्लुक है भारत का, तो भारत हमेशा से एक सेंट्रिस्ट किस्म की, एक मॉडरेट किस्म की, नॉन पार्टिजान किस्म की, नॉन अलाइंड किस्म की फॉरेन पॉलिसी ऑपरेट बड़ा इंटेलिजेंटली करता है। अब भी आप अगर देखें तो भारत क्वाड का भी हिस्सा है, और क्वाड का आपको पता है उसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है जिसमें ब्राज़ील भी है और कंट्रीज़ हैं, लेकिन SCO का भी हिस्सा है। तो एक तरफ वेस्टर्न कैंप में भी इंगेजमेंट दिखाई देती है, ईस्टर्न कैंप में भी इंगेजमेंट दिखाई देती है। तो बड़ी इंटेलिजेंट मैनूवर से यहाँ पर भी वेस्ट फील करता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए SCO के साथ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया स्केप्टिक भी है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है SCO से, क्योंकि चाइना को इससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये 8 किस्म के अग्रीमेंट होते हैं, और पाकिस्तान के लिए इसको सक्सेस कहा जाता है, जो कि मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हुई। बहुत अरसे बाद यहाँ पर कोई इतने बड़े लेवल पे इस तरह का इवेंट हुआ, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बातें हुई। और साथ साथ ये कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि जो सिल्क रोड और हमारा गवादर जो बन रहा था, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC की बात होती है, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का प्रोजेक्ट है, उस पर सब ने एंडोर्समेंट दी सिवाय इंडिया के। तो आपको पता चलता है कि बैठे तो सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुछ दिल में रिजर्वेशंस थी सबकी एक दूसरे के साथ। जयशंकर साहब की स्पीच की बात करें तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया पाकिस्तान को कि प्रेसिडेंसी मिली है आपको SCO की। साथ साथ उन्होंने इन्वेंडो में, यानी कि डायरेक्टली रेफर किए बगैर, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो दी, बड़ी मीनिंगफुल थी। उन्होंने कहा, जी अगर इफ ट्रस्ट इज लैकिंग, फ्रेंडशिप एंड गुड नेबरलीनेस इज मिसिंग, वी नीड टू एड्रेस इट। उन्होंने ये कहा कि चार्टर में ये लिखा हुआ है कि जो 2-3 गोल्स थे, जब तक वो अचीव नहीं होंगे, ट्रेड और कॉपरेशन नहीं हो सकती। तो अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा
अगर एतमाद ही नहीं होगा नेशंस को एक दूसरे पर, अगर फ्रेंडशिप ही दरमियान में नहीं होगी और गुड नेबरलीनेस, यानी कि आप अच्छे हमसाए नहीं बन सकते अगर, नाउ दिस गोज टू पाकिस्तान एंड चाइना एज वेल, तो फिर आप ये कह नहीं सकते कि कल को आपका बड़ा म्यूचुअल ग्रोथ का फ्यूचर हो सकता है। जयशंकर साहब ने ये क्लियर कर दिया दैट ही हैज़ रिजर्वेशंस विद बायलैटरल इश्यूज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे बायलैटरल इशू रेज करना एसओपी नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं हुई डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन की, लेकिन फिर भी बातों बातों में मानी खेस बात वो कर गए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो 3 ईवल्स हैं उनको काउंटर करना पड़ेगा। वो 3 ईवल्स क्या हैं? पहला ईवल था टेररिज्म, दूसरा था एक्सट्रीमिज्म, तीसरा था सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, यानी कि इन 3 ईवल्स को इस खित्ते से ख़त्म करना है। जयशंकर साहब ने भी ये कहा कि पहले ये 3 ईवल्स ख़त्म करें। फिर इसमें फ्रेमवर्क के अंदर एससीओ के एक रैट्स के नाम से प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, जिसका मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो जयशंकर साहब ने ये इशारा किया कि पहले टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए इस खित्ते से, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी एससीओ कंट्रीज़ आफ्टर द यूएस एग्जिट इंश्योर नहीं कर पाए। एटम यानी कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो चीन पे हमले करती है, टीटीपी पाकिस्तान पे हमले करती है, दाइश हमले करती है, भारत को भी थ्रेट्स हैं। तो एक म्यूचुअल कंसर्न यही था कि भारत इनडायरेक्टली रेफर कर रहा था कि पाकिस्तान से भी यहाँ प्रॉक्सी वॉरफेयर होता है और अफगानिस्तान से भी और जगहों से भी होता है, तो उसको ख़त्म किए बगैर हम सोच नहीं सकते कि ये खित्ता आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये तो रही जयशंकर साहब की स्पीच। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जियो न्यूज़ पे भी और जगहों पर भी एजाज सैयद साहब ने भी ये रिपोर्ट किया कि क्रिकेट पर गुफ्तगू हुई। इंडिया के कुछ न्यूज़ एजेंसीज इसको डिनाई कर रही हैं कि क्रिकेट पे बात नहीं हुई, और कुछ कंफर्म कर रही हैं कि हाँ कैजुअल कन्वर्सेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान का रिस्पांस खासा इस बार वार्म था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज आई एम सिक ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन कि हमने 70-80 साल एक दूसरे से लड़के गालियां देके गुजार ली हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े डिफेंस बजट रखे हुए हैं, अपनी सारी रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, गरीबों पे बच्चों को पढ़ाने पे पैसे लगाने की बजाय हमें ये करना पड़ रहा है कि हथियार ख़रीदने हैं। क्यों? क्योंकि राइवलरी है नेबर के साथ। अगर वो ख़त्म होगी तो हमारा फ़ायदा होगा या भारत का होगा? हमारा ज़्यादा होगा। तो मुझे तो अच्छा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा जेस्चर आया है। रिपोर्ट ये भी किया मीडिया ने कि जो लंच दिया गया कॉन्फ्रेंस से पहले वेंसडे को, तो लंच की टेबल के ऊपर इसहाक डार साहब जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको डेलिबरेटली पाकिस्तानी प्रोटोकॉल की अथॉरिटीज़ ने जयशंकर साहब के साथ बिठाया। हालांकि वैसे ऐसा होना नहीं था, ताकि कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो सके। हालांकि प्रोटोकॉल नहीं है कि बायलैटरल बात हो एससीओ के अंदर, बट वो हुई। मोहसिन नकवी साहब भी जो कि वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो भी गुफ्तगू का हिस्सा बने। और मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्रिकेट के ऊपर बात हुई और पाकिस्तान ने कहा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज़ करना चाहिए, और साथ साथ ये कि क्रिकेटिंग टाइज़ को रिज्यूम करने का वक्त आ गया है। जयशंकर साहब ने क्या रिस्पांस दिया इस पर मीडिया कुछ नहीं कहता। बाद में ये भी कहा गया कि अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है 2025 में, उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से ये जेस्चर दिया गया कि उसका आपको हिस्सा बनना चाहिए। अब आपको मालूम है कि बीसीसीआई को पाकिस्तान पहले ही काफ़ी ऑप्शंस दे चुका है कि अगर आपने इंडियन टीम को यहाँ भेजना है तो बेशक सारे मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर में करवा लीजिए। हर मैच के बाद आप वापस चले जाइएगा भारत और अगले मैच के लिए फिर आ जाइएगा, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। अब लास्ट बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 2012 में हुई थी, यानी कि 12 साल हो गए हैं। और इंडियन टीम का लास्ट पाकिस्तान विजिट 2008 के एशिया कप में था, यानी कि उस बात को तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि दोनों तरफ क्रिकेट की इतनी बड़ी एक ऑडियंस मौजूद है जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग राइवलरी को एंजॉय करने से रह जाती है, नहीं देख पाती उसको। ये एशेज़ वगैरह कुछ भी नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट, तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि बायलैटरल टाइज रिज्यूम नहीं होते। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा कि क्रिकेट के हवाले से कुछ रिजम्पशन करने की बात का आगाज़ हुआ है। अब इंडिया उसका क्या रिस्पॉन्स देता है? बीसीसीआई ये कह चुका है कि इट सोलली रिलाइज ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, बट आई वुड से दैट इट शुड रिज्यूम एट लीस्ट। अब तो इंडियन टीम को ये भी पता होना चाहिए कि वो यहाँ आएंगे तो क्लीन स्वीप ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी होम सीरीज़ पिछली 5-6 हार चुका है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड से 800 रन खा लिया हमने, तो बाबर आजम को भी ड्रॉप करना पड़ गया। तो और क्या रह गया पीछे? अब तो आएँ और बस टेक द ट्रॉफी, दैट्स व्हाट
seems a clear possibility as far as the performance of Pakistani team is concerned. But this is very very essential. एक और चीज़ भी रेस की जाती है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में अपना हाई कमिश्नर तक नहीं लगाया हुआ, वो लगाना चाहिए, गुफ्तगू का आगाज़ होना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि दिस वाज अ वेरी गुड टूर इफ़ कंपेयर टू गोवा 2023, क्योंकि इसमें कोई इस तरह के हीटेड रिमार्क्स और वो राइवलरी को असर्ट नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगले महीने गालिबन आज़रबाईजान में शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मोदी साहब से मुलाकात है। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग, some sort of the ice breaking, because without that दुनिया के 2 एटॉमिक पावर्स जो कि बॉर्डर पे रहती हैं, पाकिस्तान के साथ तीसरी बड़ी इकॉनमी और यहाँ 24 करोड़ का मुल्क, अगर ये कोऑपरेट करें, वो जो डिवाइड एंड रूल गोरा यहाँ छोड़ के गया था उसको ख़त्म करें, सो दिस रीजन कुड बिकम हेवन फॉर द सिटीजन्स। थैंक यू। पिछली दफ़ा G20 की मीटिंग, सॉरी SCO की मीटिंग में तो उस वक्त भाई साहब हमारी काफ़ी बेइज्जती भी हुई थी, क्योंकि बिलावल साहब जाने से पहले मोदी साहब के बारे में कुछ ऐसा नापना बोल गए कि जो इंडिया इग्नोर कर ही नहीं सकता था। फिर भी तारक साहब उनको बड़ा दिल दिखा के उनके घर मेहमान के तौर पर गए थे, बुलाया भी था। रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए था, यानी कि इसने तो पूरा कर ही दिया था, बोल ही दिया था, लेकिन वो चाहते एक मिनट उनको चाहिए था कि इनको जवाब अच्छे से देकर भेजते, बिलावल को समझाते, आप बच्चे हैं, आप कंट्री के मामलात को नहीं समझते, आप उधर क्या बोल के आए, फिर आप इधर आ गए हैं, ठीक है, हमने आपको अच्छा वेलकम किया है, अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए था। जाकर एक डॉक्टर अजय शंकर, मीडिया क्या कहती थी, डॉक्टर अजय शंकर ने खुदा की कसम ऐसी बातें की, उसने कोई 2 नंबरी बात नहीं की, उसने एक अच्छे इंसान थे और एक अच्छी कंट्री होने का सबूत दिया। कल एक मिनट, और सारी दुनिया मीडिया को बता रही है। यूसुफ भाई ने यही बात की थी कि वो आया पर्ची पे, ठीक है, मेरी बात सुनो बिलावल, ठीक है, उठा के उसे वजीर खारजा बना दिया। भाई ये जो जयशंकर है ये एक पढ़ा लिखा सियासी लीडर नहीं है, सियासी नहीं, वो सियासी है, ये तो फर्क है। हमारा अदारे इसलिए तबाह होती है, क्रिकेट को चलाने के लिए क्रिकेट माइंड बंदा चाहिए होता, हम कर्नल जनरल को उठा के चेयरमैन लगा देते हैं। बहुत अच्छा ये इसमें ना एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी है जो इंडिया ने बड़ा अच्छा क्लियर किया कि भाई देखें, हमें कोई इतना इशू नहीं है आपके साथ ट्रेड करने में या क्रिकेट में, मतलब बट हमारे 2-3 ना वो एक मुद्दे हैं जो उसमें मेन था टेररिज्म। अगर आप टेररिज्म पे थोड़ा वर्क करें और उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें, बल्कि जड़ से उखाड़े, मेरा तो मतलब यही होना चाहिए, तो उससे ना इंडिया और पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। अब देखो हमारा बजट तकरीबन 12-13 अरब डॉलर के करीब है और इंडिया अराउंड तकरीबन 85-90 बिलियन डॉलर तक चला गया। तो उससे ये होगा ना, अगर हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट जिस दिन आ गया ना, क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तो उससे ये होगा कि हमारे जो वो पैसा जो हम वॉरेड खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, स्पेशली उसका पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है। बात कर रहे थे एससीओ मीटिंग, जयशंकर साहब का पाकिस्तान का दौरा और इस सब के बाद से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसके बारे में, इसके क्या असरात हुए, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्रिकेट पे जो बातचीत हुई उसको लेकर आज का वीडियो था। और देखें बहुत ज़बरदस्त एंड पे उन्होंने बात करी कि हमने 70 साल निकाल दिए एक दूसरे को गालियां दे के, एक दूसरे को बुरा भला कह के, एक दूसरे के साथ ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। एक घर से जो बंटवारा हुआ, बंटवारे में जगह मिल गई, ये तेरी ये मेरी, और उसी वक्त से कुछ हिस्सों पर कब्ज़ों की बात होगी, ये इसने कब्ज़ा कर लिया, ये उसने कब्ज़ा कर लिया। देखिए घर जब एक ही था तब ये बंटवारा, ये दुश्मनियाँ और ये चीज़ें पड़नी नहीं चाहिए थी, और सुलह सफाई से हो जाता कि ये तूरा ने रखना है और ये हमने रखना है, और मकसद दोनों का एक ही था कि अवाम जो है इस खित्ते की इस अंदर बसने वाली है वो सुकून का सांस लें, आगे बढ़ें, तरक्की के मनाजिल तय करें और दुनिया में अपना एक मकाम हासिल कर सकें। लेकिन इस वीडियो में जो है ना मुजम्मिल सर ने जितनी भी बातें की भाई मैं उससे जो है 100% जो है वो एग्री करूँगा, क्योंकि भाई जब आप देखते ना कि एक लंबे अरसे तक बातचीत नहीं होती, मेरे वैसे सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि भाई इंडिया में अभी तक पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो तैनात जो है वो दोबारा से नहीं हुए, क्योंकि 2019 के बाद मुझे ये तो पता था वहाँ से वापस बुला लिया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने लंबे अरसे तक जो है ना वो आप अगर नहीं तैनात करते तो इसका मतलब है कि भाई आपकी तरफ से जो है ना वो डिले आ रहा है चीज़ों को लेकर।
तो मेरा ख्याल है कि भाई एक तो हाई कमीशन जो है वो इंडिया में तैनात जो है वो होना चाहिए, और दूसरा जो है ना मेरा ख्याल है कि बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं जो ख़ासतौर पर जो रेट्स के बीच में जो है वो बात की गई, उस पर सबसे पहले कॉरपोरेशन जो है वो होना चाहिए। अभी जैसे जो उन्होंने बात की चाइना पर भी जो है वो टेररिस्ट अटैक होते हैं, ये चीज़ मेरे लिए नई थी, मुझे नहीं था आइडिया इस चीज़ का। ये हमें पता है कि भाई इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये तीनों आपस में जो है ना इस तरह उलझे हुए हैं कि भाई ये टेररिज्म से जो है बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि भाई कॉरपोरेशन जो है वो होना चाहिए, जो बेहतर हो, मुल्क के हालात बेहतर हों, एक दूसरे से टर्म एंड कंडीशन बेहतर हो। अच्छा, अभी जो ये बहुत बड़ा एक यूँ समझ लो मौका था पाकिस्तान के पास, ये मौका है। और जैसे मैंने अभी कहा था ना कि हर चीज़ यहाँ तय होती है वीडियो के दरमियान में, तो जैसे नोट किया कि वो कह रहे थे कि खाने का जब टाइम हुआ डिनर का, तो इसहाक डार जो इस वक्त खारजा हैं, तो उनको साथ बिठा दिया गया ताकि खाने के दौरान ही बात हो सके। तो वो उसूल नहीं था ये, मतलब ये जो रूल्स होते हैं उनमें शामिल नहीं होता कि इसके साथ कौन बैठेगा, उसके साथ कौन बैठेगा, ये सब अलग एक चीज़ें, हर चीज़ एक एक कदम, एक एक मिनट, एक एक घंटा डिसाइड होता है कैसे होगा, क्या खाना होगा, किसने क्या खाना होगा, सब कुछ प्लान होता है। तो कुछ लोगों का कहना है क्रिकेट पे बात हुई, कुछ लोगों का कहना है नहीं हुई, लेकिन हुई है तो अच्छी बात है। अब जैसे 16-16 साल, 12-12 साल हो गए मैच खेले हुए। यार व्हाट अ रिकमेंडेशन। जिस तरह मतलब मैं फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो देखी है, बड़ा सॉफ्ट इनका बिहेवियर था और काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस करके टू द पॉइंट बात की और सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया और एक मैसेज भी दे के गए हैं और दबे लफ्ज़ों में बता के गए हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान मिलते हैं तो यूएसए की चुतराहट ख़त्म, चाइना की चुतराहट ख़त्म। मतलब अगर नेबरहुड अच्छा हो जाता है, अगर टेररिस्ट अच्छा, सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान और इंडिया में ये टेररिज्म है। पाकिस्तान वाले कहते हैं इंडिया ने भेज दिए, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं। ट्रस्ट नहीं है, उसने भी बात की, सही है, नहीं है, इंडिया वालों को नहीं है ट्रस्ट। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और भाई ट्रस्ट तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी था जब वो पाकिस्तान जो है लाहौर गए थे बस पे, उसके बाद इन्होंने कारगिल दिया था, ठीक है। और ट्रस्ट मोदी को भी था जब वो नवाज शरीफ के बेटी की शादी में और उनके बर्थडे पे वहां पाकिस्तान बिना मतलब एक प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे अफगानिस्तान से, उसके बाद पठानकोट की उरी हो गया था, ठीक है। ट्रस्ट जो है ऐसे बांग्लादेश को था जो इनके साथ मतलब पार्टीशन में पूरा भागीदार रहे, मतलब इनसे ज्यादा। और बांग्लादेश के साथ 1971 में इन्होंने क्या किया, 71 में जब हुआ था पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, इंडिया के वहां इंडियन आर्मी गई, तो उस टाइम बांग्लादेश भी इनके साथ ट्रस्ट करके ही पार्टीशन में इनके साथ पाकिस्तान के साथ गया था वो इंडिया छोड़ के। तो इन पे ये तो बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट है भाई जिनको हम गिना नहीं सकते। तो ये तो छोटी मोटी बात है कि हम जैसे लोगों की तो कहीं गिनती नहीं है। जब ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े लीडर और यानी कि एक देश के प्रधानमंत्री का ट्रस्ट इन्होंने तोड़ दिया है, तो भाई आम जनता का ट्रस्ट तोड़ने में इनको कितना टाइम लगेगा। अब इंडिया इन पे आंख बंद करके तो भरोसा करने वाला है नहीं। पहले ये जो, और इनको इन सबको पता है, इंडिया को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके यहाँ जो ग्रुप हैं उनको ये इन्होंने क्रिएट किया है, तो ये उन्हें हटा नहीं सकते। और उसको हटाने के लिए इनको बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा, जो कि ये कर नहीं सकते। उसी से इनकी दुकान चलती है भाई, और उसी से दुनिया से ये पैसे कमाते हैं। और इनके यहाँ देश से किससे रिलेशन अच्छे हैं किससे नहीं कोई मतलब नहीं है। इनके पॉलिटिशियन आते हैं, 5 साल कमाते हैं, खाते हैं और भाई सुमंतर हो जाते हैं। इलेक्शन जीत गए दोबारा बनेंगे, हार गए तो फिर विदेश भागेंगे। यही करते हैं इनके यहाँ आर्मी जनरल भी यही करते हैं, क्योंकि माई बाप वही होते हैं इनके। तो अब जैसे ये सईद मुजम्मिल जैसे बंदे वहां पे हैं, तो इनको कोई सुनना वैसे पसंद नहीं करता। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, पाकिस्तान के मान के चलो कि 2-4% लोग होंगे जो ऐसे बंदों को वहां सुनते हैं। जैसे परवेज हुदबाई हैं, जो कि एक मतलब फिजिक्स के लेक्चरार हैं वो, और तो वो जो है ऐसे बंदों को वहां पाकिस्तान में, मैं तो इनके मीडिया देखता रहता हूँ, इनके शो भी देखता हूँ, इनके 1-2 शो भी होते हैं, परवेज हुदबाई को भी देखता हूँ, क्योंकि ये लोग सच बोलते हैं। अगर जो पाकिस्तान में सच बोलता है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये पूरे पाकिस्तानी अपने जहन में बैठा के रखते। तो रह गई इंडिया के ट्रस्ट वाली बात, तो इंडिया ट्रस्ट कई बार करके देख चुका है। इस बार इंडिया ने एक स्टैंड ले लिया है और उस पर इंडिया कायम है। और दूसरी बात, सबसे अच्छा काम इमरान खान ने ये किया था
2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया था कि इन्होंने ट्रेड खुद ही बंद कर दिया था। इंडिया को कोई जरूरत नहीं थी उसमें कुछ करने की, और अब इंडिया का एक पॉइंट अलग निकला हुआ है कि भाई तुमने ही बंद करी थी, हमने थोड़ी ना बंद करी। तो इनका ये हाल है कि जब इनकी मर्जी करे ट्रेड बंद कर देंगे, जब मर्जी करे ट्रेड करेंगे। यानी कि इंडिया पागल है या तो भाई इनसे बहुत कमजोर देश है कि इनके डंडे पे चलेगा। तो इस बार इंडिया ने इनको, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसे किया था कि जब मर्जी इंडिया से रिलेशन खत्म, ट्रेड बंद, जब इनको जरूरत हो तो ट्रेड शुरू। तो अब भाई वो चीज हो गई है खत्म। इस बार इनका ये दांव उल्टा पड़ गया है। इन्होंने ट्रेड तो बंद कर ली और पूरी आवाम को जो है भूखे मार रहे हैं, और वहां पे जैसे सब्जी वगैरह जो भी है जाती है इंडिया से ही, लेकिन बाया दुबई। तो भाई जहां 10 रुपए की चीज यहाँ सीधे बॉर्डर क्रॉस करके जाती थी इनको, तो वो सस्ती पड़ती थी, अब वो दुबई जाती है ट्रांसपोर्ट होके, वहां से फिर ट्रांसपोर्ट होके पाकिस्तान आती है, तो भाई वो महंगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इन लोगों का यही हाल है, इनके साथ होना भी चाहिए, क्योंकि और ट्रस्ट वाली बातें करते हैं तो ट्रस्ट पे हंसी आती है भाई इनकी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये आप लोगों की कोई राय होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा जिसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।